जापानी एनीमे में एकमात्र चीनी नायक है और ठेकेदारों के बीच सबसे मजबूत शक्ति रखता है। वह आसानी से पुलिस के साथ खिलवाड़ करता है और उन हथियारों को भी आसानी से हरा सकता है जो खून को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उस व्यक्ति का नाम ली जिंगशुन है, जिसका कोड नाम हे है, और वह एक रहस्यमय संगठन के तहत सबसे शक्तिशाली ठेकेदार है। फिर भी एक अन्य व्यक्ति हे संगठन की जांच करने का साहस करता है। जब पुलिस को उनकी हरकतों के बारे में पता चलता है, तो वे उन पर निगरानी रखने के लिए पर्यवेक्षक आत्माओं को भेजते हैं, लेकिन इस आदमी की कैद करने की क्षमता से उन सभी को पकड़ लिया जाता है। उसका नाम इज्जोक है और उसके साथ की महिला का नाम बर्था है। जैसे ही इज्जोक एक अन्य पर्यवेक्षक आत्मा को कैद करने वाला है, यिन क्षमता को बेअसर कर देता है। इज्जोक ने घोषणा की कि उन्हें अपना लक्ष्य मिल गया है। पर्यवेक्षक की आत्माओं को तोड़ने से पर्यवेक्षक अचानक कोमा में चला जाता है, जिससे इस अवधि के दौरान हे की टीम का यिन से संपर्क टूट जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कल रात संगठन के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई, संभवतः उन लोगों द्वारा जो संगठन को निशाना बना रहे थे। हुआंग को चिंता है कि यिन का अपहरण हो सकता है। हालांकि यिन में भावनाओं और आत्म जागरूकता की कमी है, लेकिन उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। यदि कब्जा कर लिया गया तो संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है। एक हताश स्थिति में उन्हें उसे पूरी तरह से त्यागना पड़ सकता है। इस समय यिन, जो सड़क पर बेहोश है, अचानक धक्के खाने के बाद होश में आ जाता है। वह खुद को म्यूजिक स्क्वायर की ओर आकर्षित पाती है, जहां वह सहज रूप से संगीत के साथ बजाना शुरू कर देती है। पर्यवेक्षक बनने से पहले उसकी मां ने उसे पियानो सिखाने के लिए एक शिक्षक को नियुक्त किया था, जो अब उसके लिए एक सहज कौशल बन गया था। इस बीच यिन की पूर्व शिक्षिका भी उसकी तलाश कर रही है। जासूस गाय मिशन पर निकलता है और यिन द्वारा संचालित सुपरमार्केट की ओर जाता है, लेकिन उसे सुनसान पाता है। जैसे ही वह अपनी सहायक किको से पूछताछ करने वाला होता है, वह यह कहते हुए चली जाती है कि आज उसकी छुट्टी है। अप्रत्याशित रूप से अपने दोस्त के साथ खेलते समय किको विचलित यिन को देखती है और उसे एक कैफे में ले जाती है। किको से प्रभावित होकर यिन वास्तव में पहली बार मुस्कुराया। इसके बाद किको ने गाय को फोन करके बताया कि उसे यिन मिल गया है। हालांकि जब वह फोन पर थी, यिन फिर से चली गई। प्रेक्षक आत्माएं उसे एक निर्माण स्थल की ओर खींच ले जाती हैं, जहां उसका झटका पहले से ही इंतजार कर रहा है। वह पर्यवेक्षकों की चेतना की व्याख्या कर सकता है और यिन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुड़ जाती है और भाग जाती है। अचानक एक काली बिल्ली प्रकट होती है और उसके झटके को रोक देती है, जैसे ही वह उसे मारने की तैयारी करता है। अप्रत्याशित रूप से बर्था उसके पीछे अपना मुंह खोलती है और एक ध्वनि तरंग उत्सर्जित करती है, जिससे काली बिल्ली घबरा जाती है और हे की हरकतें धीमी हो जाती है। उसी समय गाय घटनास्थल पर पहुंचता है और यिन को अपनी कार में ले जाता है। उसके शिक्षक ने उसका असली नाम पुकारा, जिससे उसके अतीत की यादें ताजा हो गईं। फिर शिक्षक उसे अस्थायी रूप से छिपाने और उसे विदेश भेजने की व्यवस्था करने की योजना बनाता है। हालांकि गाय इस बात से हैरान है कि यिन उस स्थान पर क्यों था। शिक्षक सच्चाई का खुलासा नहीं करता है, केवल यह उल्लेख करता है कि उन पर नजर रखी जा रही थी। फिर वह इनाम के रूप में एक बड़ी राशि की पेशकश करता है, जिससे गाय उत्तेजित हो जाता है और वह इस कार्य को करने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच हुआंग गुस्से में है। उन्होंने दुश्मन पर कब्जा नहीं किया है और अब यिन भी खो गया है। वह घोषणा करता है कि अगली बार जब यिन मिले तो परिस्थितियों की परवाह किए बिना उसे मार दिया जाना चाहिए। यह सुनकर काली बिल्ली अप्रसन्न हो जाती है। उनके समूह के भीतर आंतरिक संघर्ष सीधे उनके दुश्मन के हाथों में चला जाएगा। हालांकि हुआंग का कहना है कि वे कॉमरेड नहीं हैं। वह एक सामान्य व्यक्ति है, दूसरों की तरह भावनाहीन ठेकेदार नहीं। लेकिन हे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका डर कितना बदसूरत लगता है। इससे हुआंग क्रोधित हो जाता है, जिसे लगता है कि वे संगठन के असली आतंक को नहीं समझते हैं। यदि हे यिन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, तो हुआंग ने घोषणा की कि वह इसे स्वयं संभाल लेगा। अभी अभी इट्स हॉक और बर्था ने यिन की गतिविधियों का पता लगाया। पेंडोरा के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए वे किसी भी कीमत पर उसे रोकने के लिए तैयार हैं। हालांकि
पुलिस ने पहले से ही सभी चौराहों पर नाकाबंदी कर दी है और उन्हें देख लिया गया है। इसके बाद बर्था अपनी क्षमता सक्रिय कर देती है, जिससे मुख्य निरीक्षक को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है और वे अराजकता के बीच भाग जाते हैं। बर्था की असली शक्ति अनुनाद है। वह ध्वनि तरंगें उत्सर्जित कर सकती है या हृदयाघात उत्पन्न कर सकती है। उसकी क्षमता का उपयोग करने की कीमत 4 सिगरेट चबाने के बराबर है। इस बीच यिन ने अपने शिक्षक के साथ अपने गृहनगर लौटने से इनकार कर दिया है। हालांकि वह एक पर्यवेक्षक है जिसका उद्देश्य दूसरों के निर्देशों पर कार्य करना है, उसकी भावनाएं जागती हुई प्रतीत होती हैं। संगठन ने पहले ही उसका पता लगा लिया है और हुआंग ने यह जानकारी हे को दी, जो तुरंत कार्रवाई में जुट गया। हालांकि जबकि हर गुट मोटे तौर पर जानता है कि यिन बिना किसी माध्यम के कहाँ है, वे उसके सटीक स्थान का पता नहीं लगा सकते हैं। अचानक हल्की बारिश होने लगती है और यिन की पर्यवेक्षक आत्माएं पानी से बाहर आ जाती हैं। परेशानी को भांपते हुए उसकी शिक्षिका यिन के साथ तुरंत कार से बाहर निकलती है और वे पहाड़ों में एक परित्यक्त स्कूल में भाग जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से उन्हें अंदर एक साबुत पियानो मिलता है। यिन स्मृति से प्रेरित होकर अनायास ही पियानो बजाना शुरू कर देता है। संगीत उसके अतीत की यादें ताजा कर देता है। पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, एक विमान दुर्घटना में, और उसे बचाने की कोशिश करते समय उसकी मां की एक कार द्वारा मृत्यु हो गई। अपने माता पिता को खोने के बाद यिन ने पर्यवेक्षक बनने की क्षमता हासिल की। उसके शिक्षक ने सोचा कि वह दुख की जगह पर वापस नहीं लौटना चाहती, फिर भी वह नहीं जानती कि दुख क्या है, केवल कारण ही शेष है। जैसे ही पियानो का टुकड़ा समाप्त होता है, विभिन्न शक्तियां स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। गाय सोचता है कि अरे यिन का पीछा करने वाला एक बुरा आदमी है। अरे उसे जल्दी से जाने के लिए कहता है क्योंकि यह उसका मामला नहीं है। हालांकि यिन के प्रति सच्ची सहानुभूति महसूस करते हुए गाय ने हार मानने से इनकार कर दिया। यिन को अरे के आने का एहसास होता है। उसकी शिक्षिका अरे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यिन आगे बढ़ जाती है। हे को आश्चर्य है कि क्या यिन स्वेच्छा से भागना चाहता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि मामला ऐसा नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ समझा सके, एक तीखी आवाज गूंजती है और इमारत हिलने लगती है। यह कर्म में योग्यता के रूप में जन्म सिद्ध होता है। कुछ ही सेकंड बाद वह स्थान खंडहर में तब्दील हो जाता है। वह उसे उस ठेकेदार के रूप में पहचानता है जिसने पहले उन्हें विफल कर दिया था। इटोक का सुझाव है कि उन्हें केवल पर्यवेक्षक रखने की आवश्यकता है। तब का जन्म उस पर हमला करता है जो पेसमेकर के रूप में अपनी क्षमता का उपयोग करता है। बर्थ की क्षणिक चूक का फायदा उठाते हुए वह उसकी गर्दन को स्टील की केबल से पकड़ लेता है और उसे बिजली का झटका देकर खतरे को बेअसर कर देता है। इटोक भागने की कोशिश करता है, लेकिन हुआंग ने उसे दूर से गोली मार दी। जैसे ही हुआंग ने यिन पर निशाना साधा, इटोक से अचानक एक नीली रोशनी निकलती है, जिससे उसके द्वारा पकड़ी गई सभी पर्यवेक्षक आत्माओं को मुक्त कर दिया जाता है। हुआंग ने जो देखा उससे वह दंग रह गया। यिन वास्तव में रो रही थी। पर्यवेक्षकों में भावनाएं नहीं होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को गोली मारने में असमर्थ हुआंग के पास यिन को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह के निर्णय से संगठन को सजा हो सकती है। हुआंग घबरा गया, लेकिन सौभाग्य से इस घटना से कोई भौतिक क्षति नहीं हुई। संगठन ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन यिन के सिस्टम को रीसेट करने की योजना बनाई। हालांकि हुआंग ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि वे यिन की तरह उसके आदी हो गए थे। पहले की तरह यिन हमेशा की तरह अपनी दुकान पर लौट आई। यह महिला अविश्वसनीय है। उसने 4 लोगों को शराब पिलाई और शिकायत की कि क्लब में पुरुष एस्कॉर्ट बहुत कमजोर थे, जो ग्राहकों के सामने नशे में धुत हो जाते थे। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसने देखा कि सड़क के उस पार से 2 लोग उसे घूर रहे थे। उसे ठंडक महसूस हुई। उसने अपना फोन निकाला और उनकी ओर इशारा किया, लेकिन उन्हें एक कार ने उठा लिया। महिला ने टैक्सी बुलाई, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, टैक्सी में विस्फोट हो गया। अप्रैल को सर्जरी के लिए ले जाया गया और नवंबर और जुलाई उत्सुकता से बाहर इंतजार कर रहे थे। वह जीवित थी लेकिन बेहोश थी। पता चला अप्रैल ने एम्बर को देखा था, जो संगठन से भाग गया था। 5 साल पहले एम्बर ने एक डबल एजेंट के रूप में MI6 से हेल्स गेट के बारे में अपने संगठन को जानकारी ली थी, जिससे उन्हें ठेकेदारों पर अपने शोध में नुकसान हुआ था। फिर वह गायब हो गई।
लेकिन अब एम्बर के दोबारा सामने आने से उनके इरादों पर सवाल खड़े हो गए हैं। बॉस ने नवंबर को अन्य सभी मिशनों को रोकने और एम्बर पर कब्जा करने को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। सौर ज्वाला का क्षण निकट आ रहा था। सूर्य की सतह पर एक विशाल नेत्रगोलक दिखाई देने की उम्मीद थी। एक ऐसी घटना जो द्वारों के दिखाई देने के बाद शुरू हुई। प्रमुख संगठनों की वेधशालाएं हाई अलर्ट पर थीं। उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। 5 साल पहले आखिरी सौर ज्वाला ने दक्षिण अमेरिका में हेवंस गेट को गायब कर दिया था। अचानक बेस पर एक अलार्म बज उठा, जिसमें सभी को अवलोकन कक्ष में लौटने का आग्रह किया गया, जैसा कि लॉर्ड होशिमी ने कहा था। दूसरी ओर एक लड़का पेड़ से लटके हुए पेंडेंट तक नहीं पहुंच सका। अरे वहां से गुजरा और उसकी मदद की। लड़के ने उसे धन्यवाद दिया, यह उल्लेख करते हुए कि यह उसके लिए किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का उपहार था, और फिर चला गया। इसी बीच हे विस्फोट स्थल पर पहुंचे। उन्हें खबर मिली कि संगठन का उल्कापिंड का टुकड़ा गायब है, जो विस्फोट से संबंधित प्रतीत होता है। घटनास्थल पर एम-16 की मौजूदगी के सबूत मिले। हुआंग ने हे को टुकड़ा पुनः प्राप्त करने का निर्देश दिया। लड़का भूमिगत बार में लौट आया। एक आदमी ने उससे पूछा कि वह घटनास्थल पर वापस क्यों आया। लड़के ने बताया कि विस्फोट के दौरान कुछ महत्वपूर्ण चीजें एक्चुअली वो पेड़ पर लटकी रह गई थी, लेकिन उसे पुनर्प्राप्त करते समय उसकी मुलाकात एक दिलचस्प व्यक्ति से हुई। यह पता चला कि एम्बर नवंबर का लक्ष्य था। यह खबर पुलिस को भी मिली और वह कार्रवाई की तैयारी कर रही थी। अचानक बाहर एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। सीआईए इमारत पर बमबारी की गई। एक के बाद एक कई संगठनों पर हमले किए गए, जिससे युद्ध की आशंका पैदा हो गई। वे सभी बिना किसी सुराग के अराजकता में पड़ गए। नवंबर को कहा गया था कि वह केवल एम्बर को खोजने पर ध्यान केंद्रित करे और बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज कर दे। जैसे ही वह जाने वाला था, हे ने चोरी हुए टुकड़े की मांग करते हुए उसका रास्ता रोक लिया। स्थिति से अनभिज्ञ नवंबर ने मान लिया कि एम्बर और हे एक ही संगठन से हैं। हालांकि जब हे ने एम्बर का नाम सुना तो वह स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गया। फिर भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उनका मुख्य लक्ष्य पहले एम्बर को ढूंढना था। अरे ने खुद को एक साधारण व्यक्ति का रूप दिया और भीड़ में घुल मिल गया। इसी बीच नवंबर को खबर मिली कि विस्फोट का अगला निशाना राष्ट्रीय दूतावास हो सकता है। दरअसल राष्ट्रीय दूतावास पर बमबारी की गई थी। घटनास्थल पर पहुंचकर नवंबर ने लड़के को देखा और अप्रैल के एक संदेश को याद किया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि लड़का एम्बर से जुड़ा हो सकता है। जब वह लड़के का पीछा करने के लिए कार से बाहर निकला तो उसने जुलाई को मिसाकी को खोजने का निर्देश दिया। नवंबर ने पहले लड़के के पैरों को स्थिर करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन लड़के की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। नवंबर के पीछे कई हाथों के निशान दिखाई दिए, जिसके बाद एक विस्फोट हुआ जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया। अरे भी पिछली घटनाओं को याद करते हुए अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हे और एम्बर के बीच एक अनकही कहानी थी। एक बूढ़ा आदमी जिसने 100 साल से कुछ नहीं बोला था, अचानक बोला, और यह एक बड़े संकट के बारे में था। जापान बराबरी के कगार पर था। नेतृत्व ने एक आपातकालीन बैठक शुरू की, जबकि खुफिया एजेंसियां युद्ध के लिए तैयार हो गईं। चौराहे पर लगी बड़ी स्क्रीनें उस क्षण से शुरू होने वाले कर्फ्यू के कार्यान्वयन को लगातार प्रसारित करती रहीं। इस बीच हे यिन की दुकान पर पहुंची और पाया कि वह गायब थी, क्योंकि एम्बर उसे ले गया था। संदेश देखकर हे तुरंत निकल पड़ा। काली बिल्ली को समझ नहीं आया कि एम्बर यिन को क्यों ले जाएगी, खासकर जब से वह हे की साथी थी। अचानक हे को एहसास हुआ कि वे गलत रास्ते पर थे। हुआंग ने कहा कि संगठन ने उसे एम्बर से मिलने से मना किया था, लेकिन हे किसी भी तरह बाहर निकल गया, लेकिन हुआंग की गोलीबारी से उसे रोक दिया गया। संगठन का विरोध करने से उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन हुआंग महज एक इंसान, वह संभवतः एक ठेकेदार को कैसे हरा सकता है। मिसाकी को अपने सबसे अच्छे दोस्त से एक संदेश मिला, जिसमें बम विस्फोटों की श्रृंखला को ठेकेदारों से जोड़ा गया था, जो आमतौर पर गोपनीयता में काम करते थे। उसे आश्चर्य हुआ कि वे दिन के उजाले में इतना खुलेआम व्यवहार क्यों करेंगे। फिर जुलाई ने उससे यह खबर लेकर संपर्क किया कि नवंबर मुसीबत में हो सकता है, जिससे उसने तुरंत जुलाई से उसे उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा। सौभाग्य से नवंबर मारा नहीं गया था, लेकिन एम्बर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की उम्मीद में दुश्मन ने उसे पकड़ लिया था।
हालांकि माकी नाम का लड़का बेहद शांत था, एक रोबोट की तरह, जिसकी आंखें केवल एम्बर पर थीं। उसके लिए वह पूरे शहर को नष्ट करने को तैयार था। माकी हैरान थी कि नवंबर, एक ठेकेदार, स्वेच्छा से मनुष्यों की सेवा क्यों करेगा। उनका मानना था कि युग द्वारा चुने गए ठेकेदारों को उन मनुष्यों से डरना नहीं चाहिए जो अनुबंध नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि वे ही इस दुनिया के सच्चे शासक थे। नवंबर ने सोचा कि ये विचार एम्बर द्वारा सिखाए गए थे, लेकिन माकी ने दावा किया कि यह उसकी अपनी समझ थी और कहा कि शहर दक्षिण अमेरिका की तरह ही गायब हो जाएगा। इस समय लाल बालों वाले आदमी अमीगिरी ने बात की और नवंबर को अपने संगठन इवनिंग प्रिमरोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जुलाई से संदेश मिलने पर नवंबर ने इनकार कर दिया कि मिसाकी और विशेष पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है। बेफिक्र होकर उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि वह उनसे दोबारा मिलेंगे, अशांति पैदा की और भाग निकले। इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में एम्बर यिन के साथ लापरवाही से बातचीत कर रहा था। वह एक समय हे की प्रेमिका थी और उसने उसकी सच्ची मुस्कान देखी थी। वह उस मुस्कान को दोबारा देखने के लिए कुछ भी करेगी। हालांकि हे का सामना माकी से हुआ, जिसने उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसके बारे में एम्बर हमेशा बात करती थी। ईर्ष्यालु माकी ने एक पत्थर उठाया और हमला कर दिया। हे चकमा देकर एक कार के किनारे चला गया और माकी ने उसके नीचे पत्थर फेंक दिया। जब धुआं साफ हुआ तो हे जा चुका था। जैसे ही माकी जाने वाला था, नवंबर ने उसे फ्रीज कर दिया। हालांकि माकी की शक्तियों ने आसानी से आईसीई का मुकाबला किया, जिससे वह मुक्त हो सका। मिसाकी ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन नवंबर तक उसे रोक दिया गया, जिसने समझाया कि हे ही वह ठेकेदार था जिसे वह तलाश रही थी और वह खुद युवा उपद्रवी को संभाल लेगा। माकी की मानसिकता विकृत हो गई थी। वह एम्बर को छोड़कर सभी को खत्म करना चाहता था। उसने पूरी इमारत में जाल बिछा दिए। सौभाग्य से जुलाई नवंबर के साथ था और जाल का पता चला। अनजान माकी ने सोचा कि उसने उन सभी को मार डाला है, लेकिन जैसे ही उसे विश्वास हुआ कि यह खत्म हो गया है, नवंबर दरवाजे पर खड़ा था। ये के वो दे